हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 15, जिसमें हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। बेटा प्रीवियस लेक्चर में मैं तुम्हें इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉसेस लॉ बता दिया था। क्या होता है गॉसेस लॉ? गॉसेस लॉ होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस या सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस। क्या होता है बेटा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे Q क्या है बेटा? Q इज द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। वो क्लोज सरफेस कितना चार्ज इनक्लोज करती है? वो है Q इन। इनका मतलब इनसाइड, ठीक है ना बेटा? तो ये है गॉसेस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस। क्या होता है? 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। ये बेटा मैं तुम्हें प्रीवियस क्लास में बता दिया था और इस पर बेस्ड कुछ क्या करा दिए थे, क्वेश्चन भी करा दिए थे। अब आज हमें पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। तो देखो बेटा, एप्लीकेशन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेटा अभी तक आप लोग सिर्फ जानते हो पॉइंट चार्ज के बारे में। किसके बारे में? पॉइंट चार्ज के बारे में, पॉइंट चार्ज। लेकिन यहां से हम पढ़ेंगे बेटा, एक होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये रहा। अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब बेटा? व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लेंथ। जब चार्ज इस तरीके से किसी लेंथ पर क्या होगा बेटा? डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसे क्या बोलेंगे? लाइन चार्ज बोलेंगे। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे या क्या बोलेंगे? लाइन चार्ज। ये पॉइंट चार्ज नहीं है। दूसरा क्या है बेटा? दूसरा है सरफेस चार्ज। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें क्या होगा बेटा? हमारे पास कोई सरफेस है, कोई शीट है, एंड चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस एरिया। जब चार्ज किसी शीट के, किसी सरफेस के एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तब उसे क्या बोलेंगे? सरफेस चार्ज बोलेंगे। और एक क्या चीज है बेटा? एक है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेटा हमारे पास कोई नॉन कंडक्टिंग सॉलिड बॉडी है, क्यूब हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, ये रहा। तो बेटा हम यहां पर देख पा रहे हैं कि यहां पर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ, तो ये चार्ज कहलाएगा लाइन चार्ज। यहां पर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस, तो ये कहलाएगा बेटा सरफेस चार्ज। और यहां पर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वॉल्यूम, इन द वॉल्यूम, तब वो कहलाएगा बेटा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये लाइन चार्ज, ये सरफेस चार्ज और ये वॉल्यूम चार्ज। अब यहां से बेटा हमें एक वर्ड सीखना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा से नोट करते हैं। तो मान लो बेटा इस वायर की ये लेंथ L है और इस पर ये चार्ज कितना है? Q। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाती है बेटा चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम क्या बोलते हैं बेटा? लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब यहां पर चार्ज कूलम में होगा और लेंथ किस में होगी? मीटर में। तब ये कहलाएगा, तो इसकी यूनिट हो जाएगी बेटा कूलम पर मीटर। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है बेटा? लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब ऐसे बेटा यहां पर हमें पढ़ना है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से नोट करते हैं बेटा।
अब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, तो मान लो बेटा फिर से ये चार्ज कितना है Q, और इसका ये एरिया सरफेस एरिया कितना है A, तो यहां पर चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया Q बाय A क्या कहलाएगा बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये कूलम में होगा और एरिया मीटर स्क्वायर में होगा, तो ये हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा यहां पर हमें पढ़ना है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम किससे नोट करते हैं, रो से। मान लो बेटा ये चार्ज Q है और इस सॉलिड बॉडी का ये वॉल्यूम कितना है, V है, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाता है बेटा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यूनिट यहां से क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी कूलम पर मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है बेटा, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो बेटा एक बात देखो, अगर मैं तुमसे कहूं कि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सर्कुलर रिंग, बेटा ये एक क्या है, ये एक सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस r। अब कोई चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रिंग, तो ओवर द रिंग का मतलब बेटा ओवर द सरकमफ्रेंस, एंड सरकमफ्रेंस इज ए लाइन चार्ज। मतलब सरकमफ्रेंस क्या है बेटा, एक लेंथ है। तो ये सर्कुलर रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग किसका एग्जाम्पल है बेटा, लीनियर चार्ज का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, लीनियर चार्ज का। अब अगर इसी तरीके से मैं कहूं कि बेटा मेरे पास एक क्या है, मेरे पास है या तो एक होलो स्फेयर, स्फेरिकल शेल, या कंडक्टिंग स्फेयर, कंडक्टिंग स्फेयर, होलो या सॉलिड, कैसा है। तो बेटा हमारे पास अब ये एक क्या है, शेल, शेल कितनी रेडियस का, r रेडियस का। अब ये या तो होलो स्फेरिकल शेल है या कंडक्टिंग स्फीयर। तो बेटा जब हम कह रहे हैं ये होलो है, तो व्हेन द चार्ज इज गिवन टू दिस शेल, तो चार्ज कहां पर बेटा, सरफेस पर। कहां पर, सरफेस पर। बेटा ये दोनों चीजें अलग है, ये है सर्कुलर रिंग और ये है स्फेरिकल शेल या कंडक्टिंग स्फीयर। तो यहां पर जो मैं तुम्हें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया वो कहां पर दिखाया, सरकमफ्रेंस पर दिखाया, और यहां पर कहां पर दिखाया, सरफेस पर। तो सबसे पहले बेटा अगर होलो है तो अंदर तो खाली जगह है बेटा, वहां तो चार्ज इकट्ठा एक्यूमुलेट हो ही नहीं सकता, तो भी चार्ज कहां पर आएगा, सरफेस पर आएगा। और अगर ये एक मेटेलिक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, वेदर होलो और सॉलिड, चाहे होलो हो या सॉलिड हो लेकिन मेटल का बना हुआ है, तो बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखो कि चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। कंडक्टर की शेप कुछ भी हो लेकिन चार्ज, एक्सेस चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। तो बेटा ये जो कंडक्टिंग स्फीयर है, वेदर होलो या सॉलिड, होलो हो या सॉलिड हो, चार्ज कहां पर आ जाएगा बेटा, इसकी सरफेस पर आ जाएगा। तो ये फिर से किसका एग्जांपल हुआ बेटा, ये एग्जांपल हो गया सरफेस चार्ज का। अब ऐसे बेटा अब मान लो मेरे पास क्या है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये रहा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r। तो बेटा मैंने अभी तुमसे कहा था कि चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। तो ये एक कंडक्टिंग स्फीयर था, ये क्या था बेटा, एक कंडक्टिंग स्फीयर। देखो दोबारा सुनो, होलो स्फेरिकल शेल, अगर वो होलो है, वेदर कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग मेटल की बनी हो या नॉन कंडक्टिंग मेटल की बनी हो, लेकिन अगर वो होलो है तो अंदर से तो खाली है ना, तो चार्ज कहां पर आएगा बेटा, चार्ज आएगा ऑन द सरफेस। कहां पर आएगा, सरफेस पर। होलो है, क्या है,
होलो, चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग। लेकिन बेटा अगर वो सॉलिड होगा, सॉलिड, तो कंडक्टिंग स्फीयर है तो चार्ज आएगा आउटर सरफेस पर, और अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो चार्ज कहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द वॉल्यूम। तो ये किसका एग्जाम्पल है बेटा? ये एग्जाम्पल है वॉल्यूम चार्ज का, ये एग्जाम्पल लाइन चार्ज का। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ रिंग। ये क्या है बेटा? सरफेस चार्ज का एग्जाम्पल है। और ये किसका एग्जाम्पल है? वॉल्यूम चार्ज का एग्जाम्पल है। मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, अगर होलो स्फेरिकल शेल है, वेदर कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, अगर वो होलो है तो चाहे कोई कंडक्टिंग मेटल की बनी हो या नॉन कंडक्टिंग मेटल की बनी हो, अंदर से तो खाली है, तो चार्ज कहां पर आएगा? सरफेस पर आएगा। अब अगर वो सॉलिड है तो यहां से दो बातें हैं, अगर सॉलिड कंडक्टिंग है तो चार्ज रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस, और अगर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है, सॉलिड स्फीयर है एंड नॉन कंडक्टिंग है, तो चार्ज कहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा? उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये बात समझ में आई? अब अगर मैं यहां पर क्या निकालूं बेटा? अगर इस सिचुएशन में मैं यहां पर इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी बताऊं तुम्हें, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो बेटा सर्कमफ्रेंस की लेंथ, सर्कुलर रिंग की लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर। तो यहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगी Q/2 पाई आर। अब अगर मैं यहां की बात करूं तो बेटा यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? मान लो ये चार्ज कितना है? Q, तो चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर मैं यहां पे बेटा क्या निकालूं? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो क्या हो जाएगा? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना? 4/3 पाई आर क्यूब। तो बेटा कोई कंफ्यूजन की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है। लाइन चार्ज अलग चीज है, सरफेस चार्ज अलग चीज है, वॉल्यूम चार्ज अलग चीज है। तो बेटा मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब आप क्या जानते हो? अब आप एक पॉइंट चार्ज भी जानते हो, सिंगल आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, सिंगल चार्ज को। एंड सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज क्या कहलाता है? डायपोल कहलाता है, ठीक है ना बेटा। इसी तरीके से क्वाड्रापोल भी होते हैं, ऑक्टापोल भी होते हैं। एंड व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ, तब वो क्या कहलाता है बेटा? लाइन चार्ज कहलाता है। व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस, तब वो सरफेस चार्ज कहलाता है। एंड व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वॉल्यूम, तो वो क्या कहलाता है बेटा? वॉल्यूम चार्ज कहलाता है। चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय लैम्डा। चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय सिग्मा। एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय रो, ठीक है बेटा। अब हम इसके आगे क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। तो आप इसको लिखो। ठीक है बेटा, तो देखो अब हमें पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। उस एप्लीकेशन में पहली एप्लीकेशन है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ uniformly charged infinite long straight wire। तो बेटा क्या है हमारे पास है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो देखो बेटा ये रहा बेटा, ये एक लाइन चार्ज है
पॉजिटिवली या नेगेटिवली। तो लाइन चार्ज अब इससे कितनी डिस्टेंस पर, मान लो बेटा इस पॉइंट पर, जो यहां से r डिस्टेंस दूर है, इस पॉइंट पर, मान लो इस पॉइंट को मैं P कहता हूं बेटा, तो इस पॉइंट P पर मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बेटा यहां पे पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, अगर इस लाइन चार्ज की जगह यहां पर एक क्या रखा होता, पॉइंट चार्ज रखा होता Q, तो r डिस्टेंस अवे पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, KQ/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, सिंगल पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या है बेटा, KQ/r², ठीक है ना। बट दिस इज नॉट पॉइंट चार्ज, दिस इज लाइन चार्ज, तो हम वो वाला फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहां नहीं लगा सकते। तो बेटा P क्या है, P इज द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करना है। अब बेटा जिस भी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, अगर हम वहां पर क्या रखते हैं बेटा, टेस्ट चार्ज रखते हैं, ये रख दिया टेस्ट चार्ज, तो बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। क्या मतलब हुआ बेटा, अगर चार्ज रखते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को ऐसे क्या करेगा बेटा, रिपेल करेगा। और मैं तुम्हें बता रखा है, पढ़ा रखा है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज दैट ऑफ द फोर्स ऑन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वही डायरेक्शन होती है जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो बेटा जो टेस्ट चार्ज होता है उसे तो हम पॉजिटिव ही कंसीडर करते हैं, लेकिन ये लाइन चार्ज पॉजिटिवली या नेगेटिवली हो सकता है। तो जब ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये रिपेल करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे। और जब ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स हो जाएगा। अगर ये पॉइंट यहां के बजाय यहां पर होगा, यहां पर, यहां पर, तो बेटा तब भी तो ये इसको ऐसे क्या करेगा, रिपेल करेगा। यहां पर होगा, रिपेल करेगा। लेफ्ट में यहां पर होगा, रिपेल करेगा। यहां पर होगा, रिपेल करेगा। यहां पर होगा, रिपेल करेगा। अगर ये चार्ज क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। तो बेटा अब हम यहां पर देख रहे हैं कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द वायर। बेटा वायर ऐसे रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे या टूवर्ड्स, इसके पॉजिटिव या नेगेटिव होने पर, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा अवे या टूवर्ड्स, वो इस वायर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो बेटा ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर वायर इनफाइनाइट लेंथ का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैं तुम्हें अभी बताऊंगा, अभी प्रूव कराऊंगा, लेकिन मैं फिलहाल ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ वायर। ये वायर की लेंथ के क्या है बेटा, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चाहे इधर हो या इधर हो। बात समझ में आ गई। अब बेटा हमें पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या करना है, ड्राइव करना है। अब यहां से हमारे पास है दो तरीके। कितने तरीके, दो तरीके। एक तरीका है विदाउट यूजिंग गॉसेस लॉ और एक तरीका है यूजिंग गॉसेस लॉ। बात समझ में बेटा, एक क्या विदाउट यूजिंग गॉसेस लॉ और दूसरा यूजिंग गॉसेस लॉ। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। तो अभी जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे बेटा, वो किसकी हेल्प से करेंगे, यूजिंग गॉसेस लॉ। और गॉसेस लॉ से फॉर्मूला ड्राइव करना आसान है, और विदाउट यूजिंग गॉसेस लॉ फॉर्मूला ड्राइव करना थोड़ा क्या है बेटा, कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हम यूजिंग गॉस लॉ या विदाउट यूजिंग गॉस लॉ दोनों ही तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। बट हियर हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। तो हम जो फॉर्मूला ड्राइव करेंगे वो किसकी हेल्प से करेंगे, यूजिंग गॉसेस लॉ। ठीक है बेटा। तो बेटा अगर ये एक लाइन चार्ज है तो इसकी चार्ज डेंसिटी कैसी होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय लैम्डा। ठीक है। अब बेटा अगर हम अब गॉस लॉ यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, गॉस लॉ, तो वी हैव टू कंस्ट्रक्ट एन इमेजिनरी सरफेस। अगर हम गॉसेस लॉ यूज करते हैं तो बेटा
वी हैव टू कंस्ट्रक्ट एन इमेजनरी सरफेस। अब हमें यहां पर एक इमेजनरी सरफेस क्या करनी है बेटा, बनानी है, कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है ना। एंड दैट इमेजनरी सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। क्या बेटा, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस। तो हमें क्या करना है बेटा, गॉसियन सरफेस। अब बात आती है, सरफेस तो कई तरीके की होती है बेटा, प्लेन भी होती है, 3D भी होती है, सिलेंड्रिकल भी होती है, कोनिकल भी होती है, स्फेरिकल भी होती है, क्यूबिकल भी होती है, क्यूबोइडिकल भी होती है। तो अब बात आती है कि हमें एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करनी तो है, लेकिन कैसे, ठीक है। तो बेटा ये डिपेंड करता है सिमेट्री पे। किस पर, सिमेट्री पर। अब ये एक लेंथ है, एक वायर है, क्या है, वायर। अगर बेटा ये वायर ऐसे क्या होता चला जाए, चारों तरफ थिक होता चला जाए, वायर थिक, इमेजिन करो अगर वायर थिक होता चला जाए, जैसे बेटा ये एक पतला सा पेन है, इसे आप वायर कर सकते हो, ये थोड़ा सा थिक हो गया तो क्या हो गया, मार्कर जैसा हो गया, और भी थिक हो गया, और भी थिक हो गया। तो अगर इस वायर की सिमेट्रिकली थिकनेस बढ़ती चली जाए, चारों तरफ एक जैसी तरीके से थिकनेस बढ़ती चली जाए, तो कैसी एक शेप बनकर सामने आएगी बेटा, वो शेप है सिलेंड्रिकल सरफेस। तो हम जो यहां पर इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाएंगे वो कैसी बनाएंगे, सिलेंड्रिकल बनाएंगे। सिलेंड्रिकल क्यों बनाएंगे, क्योंकि बेटा वायर की जो सिमेट्री होती है वो क्या होती है, सिलेंड्रिकल होती है। ऐसे बेटा अगर सपोज करो कि एक पॉइंट है, पॉइंट पतला सा पॉइंट, अगर वो चारों तरफ धीरे धीरे ऐसे क्या करने लगे बेटा, बढ़ने लगे, बड़ा होने लगे, तो कैसे रूप में आ जाएगा, कैसी एक शेप में आ जाएगा, स्फेरिकल शेप में आ जाएगा। तब हम कहेंगे पॉइंट चार्ज की सिमेट्री क्या होती है बेटा, स्फेरिकल होती है, ठीक है ना। तो यहां तक बात समझ में आई। तो बेटा वी हैव टू कंस्ट्रक्ट एन इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, और वो गॉसियन सरफेस यहां पर क्या होगी, सिलेंड्रिकल सरफेस होगी। तो पासिंग थ्रू पॉइंट P हम एक बेटा इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाएंगे, और जितनी ये डिस्टेंस है R उतनी रेडियस का। ये रहा बेटा, ये बन गई गॉसियन सरफेस। बेटा मैं जितनी भी तुम्हें एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा, या जितनी भी एप्लीकेशन हम क्या करेंगे बेटा, यूजिंग गॉस लॉ, तो हमें हमेशा एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करनी ही है। इस केस में ये इमेजिनरी गॉसियन सरफेस क्या है, सिलेंड्रिकल है। नेक्स्ट एप्लीकेशन में देखेंगे कि किस तरीके की होगी। अब जो बेटा ये गॉसियन सरफेस है सिलेंड्रिकल, अब इसके हैं तीन पार्ट। एक पार्ट ये है सर्कुलर, एक ये है कर्व, और एक पार्ट ये है फिर से सर्कुलर। देखो बेटा ये मार्कर सिलेंड्रिकल शेप में है, तो अगर हम इसकी शेप की मतलब इसकी फेस की बात करें तो एक सरफेस ये है प्लेन सरफेस, फ्लैट सरफेस या सर्कुलर सरफेस, एक ये और एक ये, और एक है बेटा ये कर्व। क्या है, कर्व। अब अगर हम यहां पे इस वाले के एरिया वेक्टर की बात करें, इस सरफेस की बात करें, तो मैंने उस दिन भी तुम्हें बताया था बेटा एरिया वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर है आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस। तो अगर सरफेस ये अपर है तो इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल ऊपर की तरफ होगा। अगर ये नीचे वाले की बात कर रहे हैं तो आउटवर्ड नॉर्मल नीचे की तरफ होगा। अगर अब हम किसकी बात करते हैं बेटा, कर्व की बात करते हैं, ये क्या है, कर्व सरफेस। तो अगर मैं एक पॉइंट इस साइड में लेता हूं तो उसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल इधर की तरफ जाएगा। अगर मैं एक पॉइंट इस साइड लेता हूं तो एरिया वेक्टर इस साइड होगा। अगर मैं एक पॉइंट फ्रंट में लेता हूं तो एरिया वेक्टर ये होगा, और अगर मैं एक पॉइंट इस तरफ बैकवर्ड लेता हूं तो एरिया वेक्टर इधर होगा। तो बेटा यहां क्योंकि ये बोर्ड 2D में है तो मैं तुम्हें फ्रंट वाला और बैकवर्ड वाला तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन साइड वाला एरिया वेक्टर तुम्हें दिखा सकता हूं। तो बेटा यहां पर क्या हुआ, यहां पर
पहली सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा ds1, डी किसके लिए बेटा, स्मॉल सरफेस के लिए, तो ds1 ऐसे होगा, अभी बताया बेटा। अगर हम यहां पर एक सरफेस लेते हैं, छोटी सी सरफेस ds, तो एरिया वेक्टर ऐसे होगा। और अगर हम यहां पर लेते हैं स्मॉल सरफेस, तो एरिया वेक्टर ऐसे होगा। तो बेटा हमने तीनों सरफेस पर स्मॉल सरफेस एरिया मार्क किए हैं, ds, ds, ds। इसका भी एरिया ds है, इसका भी एरिया। ds क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, स्मॉल सरफेस एरिया। और ds1, ds2, ds3 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एरिया वेक्टर। तो पहली सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसे होगा, दूसरी का ऐसे होगा, तीसरी का ऐसे होगा। बात समझ में आ गई। अब बेटा अब ये जो एरिया वेक्टर है, ये वाला एरिया वेक्टर पहली सरफेस का, ये एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। दूसरा जो कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, पैरेलल है। और फिर से तीसरी जो सर्कुलर सरफेस है उसका एरिया वेक्टर फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो बेटा बात समझ में आई। तो हम क्या करते हैं, सिमेट्री के आधार पर गॉसियन सरफेस क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। वायर की सिमेट्री क्या है, सिलेंड्रिकल है, इसलिए मैंने यहां पर गॉसियन सरफेस कैसी बनाई है, सिलेंड्रिकल बनाई है। अब उस सिलेंडर के भी बेटा तीन पार्ट हो रहे हैं, कर्व पार्ट और सर्कुलर फेस, ये वाला फ्लैट फेस बेटा। तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे 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 फ्रंट में और बैक में होगा, और इसका एरिया वेक्टर ऊपर और नीचे होगा। यहां तक बात समझ में आती है। अब क्या है बेटा, अब बात आती है कि अगर मैं इस ds1 का, ds का ये जो स्मॉल सरफेस लिया है, इसका मैं अगर क्या करूं बेटा, इंटीग्रेशन करूं, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा टोटल ये सरफेस एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ऐसे बेटा मैं अगर इस वाले ds का इंटीग्रेशन करूं तो वो ये वाला एरिया आ जाएगा कितना, पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर मैं इस ds वाले का इंटीग्रेशन करता हूं बेटा कर्व वाले का, तो टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा, तो क्योंकि ये दिस इज द पार्ट ऑफ कर्व, ये कर्व का पार्ट है, तो ये स्मॉल सरफेस एरिया है। लेकिन अगर हम इसका क्या करें बेटा, इंटीग्रेशन करें, तो क्या आ जाएगा, टोटल कर्व एरिया आ जाएगा। क्या निकल कर आ जाएगा, टोटल कर्व एरिया। यहां पे इंटीग्रेशन करते हैं तो ये टोटल प्लेन एरिया का निकल कर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये टोटल प्लेन एरिया निकल कर आ जाएगा, और यहां पर अगर ds का इंटीग्रेशन करते हैं तो टोटल कर्व एरिया निकल कर आ जाएगा। तो बेटा ये जो हमने, वैसे तो वायर कितनी लेंथ का है बेटा, इनफाइनाइट लेंथ का है, लेकिन हमने जो ये इमेजिनरी गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट की है, मान लो ये लेंथ कितनी है, l है। अभी अभी मैं तुम्हें पढ़ा रहा था कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहां से Q बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा L हो जाएगा। Q बराबर क्या हो गया, लैम्डा L। मतलब बेटा यहां से यहां तक व्हाट इज द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कितना चार्ज इनक्लोज कर रही है। बेटा वायर पे तो चार्ज यहां पे भी है, वायर तो चार्ज ये भी यहां पे भी है, इन्फिनिटी तक चार्ज है इस पे, इस तरीके से, और ऐसे भी चार्ज है। इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो उस पर टोटल चार्ज भी कितना है बेटा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो टोटल चार्ज भी उस पर कितना है, इनफाइनाइट ही है। लेकिन अभी जो हमें चार्ज लेना है वो कौन सा चार्ज लेना है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सिलेंड्रिकल सरफेस। तो बेटा इस सिलेंडर की यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, l। इस सिलेंडर की यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, l। l डज नॉट मैटर, ठीक है ना। l अब बाद में क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा। तो आप ये जब गॉसियन सरफेस बनाओगे इतनी भी लेंथ की बना सकते हो, इतनी लेंथ की बना सकते हो, इतनी लेंथ की बना सकते हो, कितनी भी लेंथ की बना सकते हो। लेकिन अभी जो आपने बनाई वो कितनी लेंथ की बनाई, l लेंथ की बनाई। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज ऑन दिस लेंथ, यहां से यहां तक की जो लेंथ है, ये जो लेंथ है बेटा यहां से यहां तक, इतनी लेंथ पर कितना चार्ज हो जाएगा, इतनी लेंथ पर चार्ज हो जाएगा लैम्डा L। एंड यहां से यहां तक का जो चार्ज होगा दैट इज इनक्लोज्ड बाय दिस
गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस उस चार्ज को क्या कर रही है, इनक्लोज कर रही है, ठीक है ना। तो देखो बेटा, नाउ बाय गॉसेस लॉ, तो बेटा गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज सरफेस क्या होता है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये पूरी क्लोज सरफेस कितने पार्ट से मिलकर बनी है बेटा, 3 पार्ट से, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट। तो हम इस पूरी क्लोज सरफेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला ई डॉट ds1 प्लस दूसरा ई डॉट ds2 प्लस तीसरा ई डॉट ds3 इक्वल क्या, q बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो बेटा, अब मैंने यहां पर ये सर्कुलेशन का साइन नहीं लगाया क्योंकि ये तो पूरी क्लोज सरफेस के लिए है और यहां पर ये उसके एक एक पार्ट के लिए है। पहले सर्कुलर पार्ट के लिए, कर्व पार्ट के लिए और फिर से कौन से पार्ट के लिए, सर्कुलर पार्ट के लिए। अब बेटा डॉट प्रोडक्ट क्या है, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी होता है ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा, जहां पे थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का कितना एंगल है, 90। तो यहां पे क्या हुआ बेटा, यहां पे हुआ ई डी एस वन कॉस 90 प्लस, अगर हम इसकी बात करें तो ये दोनों पैरेलल है, तो यहां पे एंगल कितना हुआ, 0। तो ये हो जाएगा ई डी एस टू कॉस 0। अगर हम इसकी बात करें तो एंगल फिर से क्या हो गया बेटा, ये एरिया वेक्टर फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो फिर से क्या हो गया, फिर से हो गया ई डी एस थ्री कॉस 90 और इक्वल टू क्या, चार्ज इनक्लोज्ड बाय, ठीक है ना, q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब cos 90 0 हो गया और cos 90 0 हो गया और cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। तो ये 0 प्लस ये क्या हो गया, e ds2 और प्लस 0 इक्वल क्या, q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो e क्या हो गया, e हो गया। अब बेटा अब आपको करना है ds2 का इंटीग्रेशन, ds2 का इंटीग्रेशन। तो ds2 इज अ पार्ट ऑफ कर्व। बेटा ds2 जो है, ये जो ds2 है ये एक कर्व का क्या है, पार्ट है। तो जब हम ds2 का इंटीग्रेशन करते हैं तो मैंने तुम्हें अभी भी बताया क्या निकल कर आ जाएगा, टोटल कर्व एरिया। तो ds2 के इंटीग्रेशन का मतलब है टोटल कर्व एरिया 2 पाई r h, और h की जगह हमने क्या लिख दिया बेटा, यहां पर ये h लिख दो या l लिख दो। तो ये हो गया 2 पाई r l इक्वल। अब यहां से यहां तक का चार्ज तो ये भी है, लेकिन हमें तो उतना ही चार्ज लेना है ना बेटा। कौन सा चार्ज, चार्ज इनक्लोज बाय द सिलेंड्रिकल सरफेस। और इस सिलेंडर की लेंथ कितनी एज्यूम किया बेटा हमने, L। तो L लेंथ पर, वायर की L लेंथ पर कितना चार्ज हो जाएगा बेटा, Q बराबर लैम्डा L। L से L क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। तो E बराबर क्या हो गया, E बराबर हो गया लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। तो क्या हो गया बेटा, ग्राफिकली अगर देखा जाए ये R और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक ग्राफ कैसा बनाएंगे बेटा, इस तरीके का ग्राफ। यहां पर ये दिखाया जा रहा है कि जैसे जैसे हम वायर से आगे जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता चला जाएगा, कम होता हुआ चला जाएगा। ये ग्राफिकल वेरिएशन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज का।